गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज चल रही है, जिसमें सभी वीडियो आपको फ्री दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ज्ञानशिला के ज्ञान के सागर को सभी लोगों तक विस्तार करें। इसके लिए आप सभी इसको शेयर करें और आप भी इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता है इस सीरीज़ में मैं आपके साथ लेकर आया हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आप सभी को पता है हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए और हमारे जलवायु चल रही है। ठीक है, तो हम देरी न करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आप सभी को पता है हमने पीछे कुछ जलवायु के संबंधित कारकों की चर्चा करी थी। अब हम चर्चा करने वाले हैं जलवायु संबंधित सिद्धांत। वैसे तो मैंने आपको कुछ फ्रंट में इनके बारे में बताया था, लेकिन एक बार और बताते हुए इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जलवायु संबंधित सिद्धांत। ठीक है, और जलवायु संबंधित सिद्धांत में मैंने दो प्रकार के आपके सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से थे? एक परंपरागत सिद्धांत से जो पहले से चले आ रहे हैं, एक अभिनव सिद्धांत है, या आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है इनको, जो बाद में दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हो आप परंपरागत सिद्धांतों में, तो यहाँ पर दो तरह के सिद्धांत आते हैं परंपरागत में। एक ताप आधारित सिद्धांत आता है जिसे हम बोलते हैं तापी सिद्धांत। ठीक है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? आपके एडमंड हेली के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है, ताप आधारित सिद्धांत तापी सिद्धांत कहलाया आपके, और एडमंड हेली के द्वारा दिया गया है। ऐसे कैसे एक दाब आधारित सिद्धांत आता है, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं ITCZ सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं हम? ITCZ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक कारक है ये भी जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, तो ये अपने आप में एक सिद्धांत है। ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छे से याद रख लेना, फुल फॉर्म MPPSC वगैरह और अन्य एग्जाम बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया आपको? फ्लोन के द्वारा। तो ये दाब आधारित सिद्धांत ITCZ सिद्धांत कहलाया, जो फ्लोन के द्वारा दिया गया है, और ताप आधारित सिद्धांत एडमंड हेली के द्वारा दिया गया है। और ये दोनों सिद्धांत आपके प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत में आते हैं। ठीक है, तो वहीं आपके आधुनिक या अभिनव सिद्धांत में कौन आते हैं? तो आधुनिक और अभिनव सिद्धांत में आते हैं, एक जेट स्ट्रीम का सिद्धांत आता है आपका, और एक इंसो सिद्धांत आता है। ठीक है, देखो दोनों में खास बात एक यही है कि प्राचीन में भी आपके एक सिद्धांत शॉर्ट वर्ड से मिला है, और अभिनव में भी एक सिद्धांत आपके शॉर्ट वर्ड से लिया गया है। तो अच्छे से याद रख सकते हैं ऐसा कंपेयर करके आप। और ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। जेट स्ट्रीम वाला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया आपके? ये एक भारतीय वैज्ञानिक हुए और भारतीय भूगोलवेत्ता हुए बहुत बड़े। ठीक है, जो कोटेश्वरम के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं कोटेश्वरम के द्वारा जेट स्ट्रीम सिद्धांत दिया गया है आपका। ठीक है, जो जेट स्ट्रीम क्या होती है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो हवाएं धरातल पर चलती है, सतह पर चलती है, पवनें कहलाती है, और जब वही हवा आपके ऊपर उठती है तो संवहनी धारा कहलाती है। ऊपर उठकर एक सर्पिलाकार मार्ग में चलती है तो वो जेट स्ट्रीम कहलाती है। ठीक है, और जब नीचे उतरती है तो वो अप्रवाह कहलाता है आपके। तो ये ऊपर चल रही है जेट स्ट्रीम है, और इससे संबंधित है एक सिद्धांत है कोटेश्वरम द्वारा दिया गया है, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। और एक इंसो सिद्धांत है जो गिलबर्ट वाकर के द्वारा दिया गया है, और इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, इंसो। तो EN का मतलब होता है अल नीनो, S का मतलब होता है सदर्न, और O का मतलब होता है ओशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अल नीनो सदर्न ओशन की बात करता है, और मुख्य रूप से अल नीनो सदर्न ओशन में कौन आएगा आपका? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये प्रशांत और हिंद का जो दक्षिण वाला जो भाग है वो प्रभावित होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है इंसो सिद्धांत। इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है यह वर्तमान में आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये अभिनव सिद्धांत जेट स्ट्रीम कोटेश्वरम, इंसो, अल नीनो सदर्न ओशन सिद्धांत है, ये गिलबर्ट वाकर के द्वारा दिया गया, अच्छे से याद रखना है। और प्रशांत हिंद महासागर को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब एक एक सिद्धांत डिटेल से पढ़ते जाते हैं, और सबसे पहले चर्चा करते हैं तापी सिद्धांत की। ठीक है, परंपरागत सिद्धांत पढ़ेंगे हम सबसे पहले, और परंपरागत सिद्धांत में हम पढ़ेंगे तापी सिद्धांत। और तापी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अच्छे से याद रखना आपको, तापी सिद्धांत दिया गया था आपके एडमंड हेली के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? आपके एडमंड हेली के द्वारा तापी सिद्धांत दिया गया था, एग्जाम में पूछा गया।
पहली चीज, तापीय सिद्धांत किसके द्वारा? एडमंड हेली के द्वारा। किस पर आधारित है ये? ताप पेटियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये ताप पेटियों पर आधारित है। अर्थात पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 ताप पेटियां हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। उनमें से आपके इन तीनों की तीनों पेटियां हैं, ये सूर्य की स्थिति के अनुसार ऊपर नीचे खिसकती रहती है और इसी कारण आपके एक सिद्धांत दिया है जो मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है, तापीय सिद्धांत, ये एडमंड हेली के द्वारा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये कैसे प्रभावित करता है तो आपको डायग्राम में देखना है, सारी चीज डायग्राम से कवर होती है। ठीक है, आपके किसी एक यूरोपीय जो बहुत विद्वान हो उन्होंने कहा है एक अच्छा चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है। तो आप अगर चित्र समझ लिए हैं तो आपको शब्द लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, कितने ही शब्द लिख सकते हो। इसलिए आपको चित्र पर फोकस करना है, अर्थात डायग्राम पर फोकस करना है। डायग्राम समझ में आ जाता है तो आप इस पर कितना ही वर्णन कर सकते हो, पीएचडी की जा सकती है इसी डायग्राम पे। ठीक है, तो लेकिन अपने को बस अपने एग्जाम रिलेटेड चीज़ें यहाँ से कवर करना है। क्लियर है? चलो देखो, आपको कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ आपके मैं बता देता हूँ अच्छे से, इधर ये अफ्रीका है, देखो इधर ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, और ये एशिया महाद्वीप है जिसमें आपका भारत आ जाता है। इधर दक्षिण पूर्व एशिया वाला क्षेत्र आ जाता है, इधर ये सुमात्रा और जावा द्वीप आ जाते हैं, और आगे चल के यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, आपके पता है ही आप सभी को। ठीक है, तो आप देखोगे ये कुछ क्षेत्र है और इन क्षेत्रों से जो घिरा क्षेत्र है वो कहलाता है आपका हिंद महासागर, और इसके जस्ट ऊपर की तरफ एक प्रायद्वीप के रूप में, ठीक है, अपने आप में एक उप महाद्वीप का दर्जा प्राप्त लिए हुए है, वो देश कहलाता है क्या? भारत। ठीक है, तो ये भारत आपके हिंद महासागर के जस्ट उत्तर में दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके, कैसे क्यों ताप पेटियाँ कैसे खिसकती है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और उस झुकी होने के कारण जो सूर्य की स्थिति हमेशा कर्क और मकर के बीच बनी रहती है, ऊपर कर्क की तरफ बनी रहती है, ठीक है, हाईएस्ट, और नीचे पढ़ाऊंगा कहाँ तक रहती है? मकर पर रहती है। अच्छे से याद रखना है, जब कर्क पर रहती है तो 21 जून होता है आपके भारत में सबसे बड़ा दिन, ठीक है, और जब मकर पर रहती है तो आपके 22 दिसंबर होता है भारत में सबसे छोटा दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जब कर्क पर है तो सबसे बड़ा दिन है 21 जून, और इस समय आप सभी को पता है भारत में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। और जब भारत में ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य कर्क पर चमक रहा है, तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा? गर्म होगा। ये वाला क्षेत्र क्या होगा? गर्म होगा बहुत, और गर्म होगा, ठीक है, तो ये स्वाभाविक है। ताप और दाब का संबंध उल्टा है, ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र जब सूर्य कर्क पर होता है तो पूरा स्थली भाग है, और जली भाग की तुलना में स्थली भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, आप सभी जानते हो। तो ये पूरा स्थली भाग क्या हो जाता है आपके? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण यहाँ का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, कंपेरिजन। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कंपेरिजन में बढ़ जाता है। ठीक है, अगर पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जब ताप बढ़ता है तो उसकी उल्टी प्रक्रिया होती है, दाब क्या होता है आपका? कम होता है। दाब क्या होता है आपका? कम होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। जब ये कहाँ पर हो रहा है? यह आपके स्थली भाग अर्थात प्रायद्वीपीय भारत और मैदानी क्षेत्र में हो रहा है, और पूरा दक्षिण पूर्व एशिया अरब वाले क्षेत्र में हो रहा है मुख्य रूप से। ठीक है, लेकिन इसकी जस्ट विपरीत प्रक्रिया मकर पर होती है। मकर पर देखो, ठीक है, सूर्य कर्क की तरफ चला गया और मकर रेखा इधर गुजर रही है। ठीक है, अगली लाइन में बता देता हूँ मैं, देखो नीचे गुजर रही हिंद महासागर में, और सूर्य यहाँ अभी नहीं है। जब कर्क पर है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि सूरज उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर कम हो जाएगा अर्थात हिंद महासागर में, ठीक है, तो वहाँ दाब क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ दाब क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अच्छे से इन शब्दों सभी जो मैं बोल रहा हूँ इनको एक वाक्य में पिरोया जा सकता है कि
जब सूर्य कर्क पर होता है तो ये स्थलीय वाला भाग जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है, परिणाम स्वरूप दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी जस्ट विपरीत प्रक्रिया कहाँ होती है? हिंद महासागर में होती है। दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पर सूर्य नहीं होने के कारण तापमान कम होता है, और तापमान कम होता है तो दाब की स्थिति क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और आप सभी पढ़ते हो, हमें हवाएं जो होती है या पवनें जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, अच्छे से पता है। तो जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो यहाँ उच्च दाब होने के कारण और यहाँ निम्न दाब होने के कारण हवाएं हिंद महासागर से उठेगी और किधर की ओर चलेगी? आप सभी को डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर अर्थात भारत की ओर। और इसकी मुख्य दिशा देखोगे आप तो आपको पता चलेगा, इसकी दिशा ऐसे है पवनों की, देखो ऐसे हैं, अर्थात ये दक्षिण पश्चिम से आ रही है, किधर की ओर? उत्तर पूर्व की ओर। और कौन सी ऋतु में आ रही है? ये ग्रीष्म ऋतु में आ रही है। और जब ये हवाएं आती है, और ये हवाएं क्या होती है? गर्म और शुष्क होती है, लेकिन किसी जलीय क्षेत्र से, बड़े जलीय क्षेत्र से गुजरेगी तो गर्म होने के कारण उससे क्या करेगी? आर्द्रता ग्रहण करेगी, और आर्द्रता ग्रहण करेगी और अपने साथ बड़ी मात्रा में आर्द्रता लेके आएगी और हिमालय से आके टकरा जाएगी। और हिमालय से टकराएगी तो इस क्षेत्र में मानसून की स्थिति बनेगी, अर्थात बारिश होगी, ठीक है। क्योंकि सीधी सी प्रक्रिया है, अगर हवा गर्म है तो जल वाष्प को उसने ग्रहण किया, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया भी आती है कि जल वाष्प अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, फिर संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप वापस नीचे आने लगेगी, ठीक है। तो बस यही प्रक्रिया होती है। तो ये हवाएं हिमालय से टकराती है, अपने साथ बड़ी मात्रा में आर्द्रता लिए आती है, देखो ये सारी आर्द्रता लिए आ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। और जब ये आर्द्रता लिए आती है तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत, कुछ भाग दक्षिण पूर्व एशिया का आ जाता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक भी चला जाता है, कुछ भाग आपके अफ्रीका नीचे का वाला भी चला जाएगा, वहाँ का चर्चा नहीं करना है, क्योंकि मुख्य रूप से आपका प्रायद्वीपीय भारत प्रभावित हो रहा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप कह सकते हैं, क्योंकि आपके एक अपने आप में जियोग्राफिकल क्षेत्र है। इसका वर्तमान में चाहे राजनीतिक विभाजन हो गया हो, लेकिन ये भौगोलिक रूप से एक पूरा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की प्रक्रिया देखी जाती है इन्हीं हवाओं के कारण। और इसी को देख पढ़ते हो आप आगे चलकर कि इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम से आने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मैंने लिखा भी है, एक बार और फिर लिख रखा हूँ, ठीक है। इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ये ग्रीष्म ऋतु में आता है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये दक्षिणी पश्चिम मानसून भी कहलाता है और ये ग्रीष्म ऋतु में आता है तो ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहलाता है। और हवाएं कैसे आ रही है? मैंने ताप दाब की अच्छे से प्रक्रिया बना दी है। और ताप दाब की प्रक्रिया किसके कारण बन रही है? इसी सूर्य के कारण, जो कहाँ पर स्थित है? कर्क पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, अर्थात कौन से गोलार्ध में ये उस समय? अभी उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ तापमान बढ़ गया है, दाब कम हो गया है, उसकी विपरीत प्रक्रिया नीचे थी। और ये ताप पेटियाँ जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो ऊपर की ओर खिसक आएगी, और ऊपर की ओर खिसकने के कारण ये वास्तविकता में चलने वाली पूर्वा पवनें थी जिनकी दिशा ऐसे थी, लेकिन ये जब उत्तर की ओर खिसकती है तो ये स्थलीय भाग से आकर्षित होकर, कौन से भाग से? स्थलीय भाग से आकर्षित होकर इनकी दिशा ऐसे घूम जाती है और ये ऐसे चलने लगती है, ठीक है। मुख्य रूप से क्यों? ये पूरा क्षेत्र गर्म होगा, इधर भी तो सागर आ गया, इधर भी सागर आ गया, तो ये इतना गर्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा पढ़ते हो आप, जो धीरे से गर्म होता है और धीरे से ठंडा होता है, पानी की खासियत है। तो ये ध्यान रखना है, पानी की तुलना में स्थलीय भाग तेजी से गर्म होता है, दाब आपका गिर जाता है, हवाएं तेजी से आने लगती है। और जब ये आने लगती है तो ये हिंद महासागर से भारत के उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है, इस कारण इसको हम दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कह रहे हैं। और ये कब आता है? आप सभी को पता है, जून जुलाई में। मैंने बताया था 1 जून को ये केरल में एंट्री करता है, ठीक है। और जुलाई आते आते पूरे भारत में क्या हो जाता है? फैल जाता है। 1 जून को केरल में एंट्री करता है और जुलाई आते आते क्या होता है? पूरे भारत में फैल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है। तो ये प्रक्रिया आपके कब बनती है? ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात जून जुलाई में बनती है, हवाएं ऊपर की ओर आती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया बन रही है। तो ये इसी
प्रक्रिया को एडमंड हेली ने समझाया था, किस रूप में, ताप पेटियों के रूप में, कि ताप पेटियाँ ऊपर की ओर खिसक गई क्योंकि सूर्य कर्क पर आ गया है, और कर्क पर आने के कारण ये हवाएं जो एसी चल रही थी ये मुड़कर स्थलीय भाग से आकर्षित होकर भारत की ओर चलने लगती है, और इसी को हम मानसूनी पवने बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मानसूनी पवने। देखो, और ये ऐसे चलती है, और भारत में, पूरे भारत में जून जुलाई में बारिश करती है ये, और इसी से हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के क्रियाकलाप तय होते हैं। ठीक है, अगर मानसून अच्छा होता है तो इन सभी क्रियाकलापों की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी, अगर मानसून खराब रहता है तो सारे क्रियाकलाप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है ना। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब देखो जस्ट विपरीत प्रक्रिया हो रही है। अब सूर्य देखो कहाँ चला गया है, आप देख रहे होंगे अच्छे से डायग्राम में समझ में आ रहा है, मकर पर चला गया भैया। ठीक है, और जब मकर पर चला गया है तो स्वाभाविक है, पहले कर्क पर था तो यहाँ का तापमान बढ़ गया था, अब सूर्य नीचे मकर पर चला गया है तो ऊपर का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शीत ऋतु आ जाती है। आपको सभी को पता है 22 दिसंबर के आसपास क्या होती है आपके, शीत ऋतु होती है। इतना तो दिमाग में पता ही लगा सकते हो आप कि 21 जून को ग्रीष्म ऋतु थी, अर्थात उस समय सूर्य ऊपर था, दिसंबर में आपके यहाँ शीत ऋतु आ जाती है, अर्थात सूर्य कहाँ है, दिसंबर में। और वास्तव में मकर संक्रांति इसी दिन होना चाहिए, मकर रेखा पर। जब सूर्य कर्क पर होता है तो उसको कर्क संक्रांति बोलते हैं, सूर्य मकर पर होता है तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। लेकिन आप मकर संक्रांति जनवरी में मनाते हो, इसके पीछे भी कुछ रीजन फैक्ट है। ठीक है, हम कभी स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे उनको, फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि ये मकर रेखा पर है सूर्य 22 दिसंबर को मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, तो उस समय वहाँ हिंद महासागर का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वहाँ का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, सूर्य नीचे गया तो तापमान को बढ़ा देगा और दाब को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि इन दोनों में विपरीत संबंध है। तो इसकी विपरीत प्रक्रिया कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, शीत ऋतु आ जाएगी तो तापमान कम हो जाएगा, गिर जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर वही प्रक्रिया, हवाएं पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, अर्थात अब हिमालय से या भारत से किधर की ओर जा रही है, देखो हिंद महासागर की ओर जा रही है। अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये भारत से देखोगे आप तो हिंद महासागर की ओर से जा रही है। ये अच्छे से डायग्राम याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये देखो भारत से किधर की ओर जा रही है, हिंद महासागर की। लेकिन अब इनकी दिशा देखोगे आप तो आपको पता चलेगा, अब इनकी दिशा देखो उसकी जस्ट विपरीत हो गई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब देखोगे ये जा कैसे रही है, तो आप देखोगे ये जा रही है उत्तर पूर्व से किधर की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। और जब ये जा रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। भैया इसको बोला जाता है शीतकालीन मानसून, क्योंकि शीत ऋतु आ जाती है भारत में, या इसको एक और वर्ड से बोला जाता है लौटता हुआ मानसून। ये सब गए, और ये स्थिति कब देखी जाती है आपके, दिसंबर जनवरी में मुख्य रूप से देखी जाती है लौटता हुआ मानसून से। ठीक है, तो जब मानसून आया था जून जुलाई में और लौट कब रहा है, दिसंबर जनवरी में। अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है ये दिसंबर में नीचे लौटने लगा है। अब जब नीचे जा रहा है तो अच्छे से ध्यान रखना है किस कारण जा रहा है, यहाँ का तापमान कम हो गया है, दाब बढ़ गया है, यहाँ का तापमान बढ़ गया है और दाब क्या हो गया है, कम हो गया है। और हवाएं देखोगे आप तो अच्छे से पता चल रहा है आप सभी को, ये सब देखो भारत से नीचे की ओर जा रही है, और इनकी दिशा कैसी होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, इसलिए इसको उत्तर पूर्व मानसून। ये जा रहा होता है इसलिए इसको लौटता मानसून, और भारत में इस समय शीत ऋतु आ जाती है इसलिए इसको शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। ये सारे के सारे फैक्टर आप पढ़ते आए हो, और ये सामान्य जीवन में भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन इनको सिद्धांतों के रूप में टफ मान लेते हो आप, लेकिन ये सिद्धांत कुछ भी नहीं है, सामान्य चीज़ों से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तापी सिद्धांत हो गया। ताप ग्रीष्म ऋतु में बढ़ गया था तो हवाएं ऊपर आने लगी थी, ताप शीत ऋतु में कम हो गया तो हवाएं जाने लगी है। ठीक है, और ये प्रक्रिया प्रतिवर्ष होती है, क्योंकि सूर्य हमेशा कर्क और मकर के बीच बना रहेगा 23.5 झुकाव के कारण और सूर्य का चक्कर लगाने के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ना अच्छे से, क्लियर है। सूर्य ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और अगर ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो समझ लो ये तो एक कौन सी प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है।
तो मानसून भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया, जब तक ये प्रक्रिया चलेगी जब तक मानसून रहेगा आपके, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, बस यही ध्यान अच्छे से रखना है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है वर्तमान में, इसलिए इस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, ये खिसकाव तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ मानवीय कारकों के द्वारा प्रदूषण जैसी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं सागरों के जल स्तर में वृद्धि और इधर वनस्पति का कटाव हो रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता है। कभी दाब और ताप में फ़र्क देखा जा रहा है ज़्यादा, और ये मानसून कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट हो जाता है, कभी भी बारिश हो जा रही है। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि शीत ऋतु में नीचे जाने लगता है हिमालय से, और इसकी दिशा ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ठीक है, इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, दिसंबर जनवरी। बस इतना सा एक चीज़ और नोट डाउन करके लिखना है इसमें कि उस आपके जो मानसून आ रहा था कौन सा वाला, आप देखोगे तो ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन, दक्षिण पश्चिमी मानसून आ रहा था, और इससे आपके वर्षा 80% हो रही थी। ये नोट डाउन करके लिखना अच्छे से। इससे वर्षा कितने % हो रही थी? पूरे भारत में वर्षा हो रही थी 80% वर्षा हो रही थी। लेकिन इसमें एक क्षेत्र मुख्य रूप से छूट जा रहा था, वो क्षेत्र था आपका कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल। अच्छे से याद रखना है। ये इसके समांतर होने के कारण देखोगे आप, देखो ऐसे, तो ये तट छूट जाता है, यहाँ बारिश नहीं होती है। ठीक है, और जब यहाँ बारिश नहीं होती है तो पूरे भारत में लगभग मानी जाती है 80% बारिश होती है। कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं, मरुस्थल वाला क्षेत्र भी छूट जाता है आपके इधर, थार वाला, ध्यान रखना है। लेकिन इसको इसलिए स्पष्ट पड़ रहा है कि यहाँ इतना बारिश का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ लेना देना है क्योंकि यहाँ पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है इसी कोरोमंडल तट पर। ठीक है, इसी कोरोमंडल तट पर कौन से मानसून से? लौटते हुए या शीतकालीन या उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसलिए आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला तट कहलाता है, चेन्नई इसका मुख्य शहर है। आप देखोगे चेन्नई में शीत ऋतु में बाढ़ आती है उसके आसपास क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये लौटते हुए मानसून से, और लौटते हुए मानसून से कितने % वर्षा होती है? 14% वर्षा होती है। अर्थात आने वाले से 80% हो गई और जाने वाले से 14% हो गई लगभग, और कितने 94% वर्षा हो गई। सर आप बोल रहे हैं कि पूरी 100% होना ज़रूरी है क्योंकि प्रकृति हमेशा संतुलन से चलती है, तो 6% कहाँ गई? तो हम पढ़ेंगे 6% कुछ आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात और कुछ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे आप पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, उसके कारण वर्षा होगी वो 6%, जिसमें पहाड़ों में हिम के रूप में होगी और मैदानों में वर्षा के रूप में होगी, ध्यान रखना है, या बारिश के रूप में होगी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। इससे अपनी 94% वर्षा हो रही आने वाले से और जाने वाले से। ठीक है, 80 और 14। क्लियर है? और सूर्य यहाँ मकर रेखा पर चमक रहा है इसमें। यह सारे फैक्टर आपके ताप पर आधारित थे, इसलिए इसको तापी सिद्धांत कहा गया। और ये किसके द्वारा दिया गया था? एडमंड हेली के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये एडमंड हेली के द्वारा। क्लियर है? तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। अब चलो अगले सिद्धांत पे आ जाए। देखो डायग्राम समझ लो सभी चीज़ का अच्छे से। ये कौन सा है आपका? ये है आपका ITCZ सिद्धांत। ठीक है, और ITCZ सिद्धांत की बात करता हूँ मैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर किसके द्वारा दिया गया, हम इतना तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ये मुख्य रूप से किसके द्वारा दिया गया था? आपके फ्लोन महोदय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? फ्लोन महोदय के द्वारा दिया गया है। ये महोदय मतलब ऐसा मत समझना मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। जियोग्राफी में जितने भी ज़्यादातर विद्वान हैं उनके आगे महोदय शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। ये फ्लोन महोदय द्वारा दिया गया है। और ये किस पर आधारित है? वो ताप पेटियों की खिसका ऊपर था, ये दाब पेटियों की खिसका ऊपर। ठीक है, उसमें सूर्य कर्क मकर पर जा रहा था तो ताप ऊपर नीचे जा रहा था। ठीक है, कम ज़्यादा हो रहा था। इसमें दाब पेटियाँ खिसकेगी। क्यों? आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कि आपके कुछ दाब पेटियाँ भी है पृथ्वी पर, जिसमें तापजन्य और गतिजन्य आती है, जिसमें आप कुछ महत्वपूर्ण पेटियाँ पढ़ते हो। उन महत्वपूर्ण पेटियों में आती है आपके विषुवती निम्न वायुदाब पेटी, जो विषुवत रेखा के समीप 0 डिग्री से 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ठीक है, और जब ये पेटियाँ भी एक वही कंडीशन में होती है जैसे ताप पेटियाँ। ये विश्व में केवल 2 ही दिन समान होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, क्योंकि उस दिन दिन रात बराबर होते हैं। अर्थात सूर्य क्या होता है?
विषुवत पर चमकता। आपको पढ़ाया था मैंने, एक बार कर्क पर चमक रहा था, एक बार मकर पर चमक रहा था, ठीक है। और कर्क से नीचे आएगा और मकर से ऊपर जाएगा, लेकिन कर्क से नीचे आएगा तो फिर इतना और नीचे जाएगा मकर तक, फिर मकर से ऊपर जाएगा तो यहाँ आके फिर और ऊपर जाएगा। तो जब यहाँ 21 जून था तो जब नीचे गया, ये नीचे जाते 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 जून के बाद क्या आ गया था, सितंबर, तो ये पहुँचता है 23 सितंबर को। कितने सितंबर को पहुँचता है, 23 सितंबर को नीचे पहुँचता है, और नीचे जाते 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 22 दिसंबर को मकर पर पहुँच जाता है। फिर वहाँ से वापस ऊपर आना स्टार्ट होता है, और 21 मार्च दिसंबर के बाद फिर आप देखोगे मार्च आ जाता है, 21 मार्च को यहाँ आ जाएगा, और फिर वापस ऊपर जाते जाते 21 जून। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, और इस दिन दिन रात बराबर होते हैं, और जिस दिन दिन रात बराबर होते हैं, जो ताप और दाब पेटियों की जो आदर्श स्थिति उसी दिन होती है। बाकी समय जब सूर्य उत्तरायण में होता है, इस उत्तर गोलार्ध में है तो इसको उत्तरायण कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसको दक्षिणायन कहा जाता है, ठीक है। तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो दाब और ताप पेटियाँ ऊपर की ओर खिसक जाती है, सूर्य जब दक्षिणायन में होता है तो ताप और दाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। ताप पेटियों वाला सिद्धांत किसने दिया था, एडमंड हेली ने। अब दाब पेटियाँ किसकेगी, तो उसी को किसने बता दिया, आपके ITCZ के रूप में फ्लोन द्वारा बता दिया गया है, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। ये फ्लोन महोदय क्या बताते हैं, तो वही चीज़ जो ताप के आधार पर पढ़े थे अब दाब के आधार पर पढ़ोगे आप। इसको जूम कर ले थोड़ा सा। पहले तो आप एक बार समझ लीजिए, फुल फॉर्म तो बता ही दिया था मैंने, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। अब देखोगे तो आपको एक विशेष स्थिति दिख ही रही होगी इसमें। ये इधर सारे क्या है, महाद्वीप वाले क्षेत्र हैं, ये अफ्रीका है, ये अरब है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा एशिया है, ये दक्षिण पूर्व एशिया है, इधर चाइना वाला क्षेत्र आ जाता है, और इधर इंडोनेशिया, सुमात्रा वगैरह द्वीप है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देख रहे होंगे आप, एक विशेष स्थिति बना रखी मैंने, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की ओर विषुवतीय निम्न दाब पेटी स्थित है आपकी। कौन सी पेटी स्थित है, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। अब ये पेटी क्या होती है, जब सूर्य जो होता है, मैंने बोला 2 ही आदर्श दिन होंगे, जब ये इस जगह होगी, बाकी जब सूर्य ऊपर हो जाएगा तो ये ऊपर की ओर खिसक जाएगी, और जब सूर्य नीचे जाएगा तो ये नीचे की ओर खिसक जाएगी, और यही डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आपको अच्छे से यहाँ से बता देता हूँ मैं इसको झूम करके। अब ये उत्तर की ओर कब खिसकती है और दक्षिण की ओर कब खिसकती है, ठीक है। चलिए चलें। अब देखोगे ये विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी जो है, जब सूर्य आपके कर्क रेखा की तरफ आ जाता है या उत्तरायण में होता है, तो ये दाब पेटी कितने अक्षांश, 25 से 30 अक्षांश उत्तर की ओर खिसक जाती है। मतलब ये 0 डिग्री पर होना थी, लेकिन वास्तविकता में ये कर्क के ऊपर आ जाती है। किसके ऊपर आ जाती है, ये कर्क या उसके ऊपर आ जाती है। और जब ये ऊपर आएगी तो आपके जो पूर्वा पौने चल रही थी दक्षिणी गोलार्ध वाली, वो भी आपके किस क्षेत्र में आ जाएगी, ऊपर की ओर खिसक जाएगी। और पूर्वा पवनों की दिशा ऐसे थी उस समय, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे रहती है, ठीक है। ये अब ये ऊपर की ओर आएगी, ऊपर की ओर आएगी, और भारत वाला क्षेत्र इतना बड़ा स्थलखंड है, तो ये क्या, यहाँ ताप दाब की विपरीत प्रक्रिया, अर्थात तापमान इस समय बढ़ जाता है तो दाब क्या हो जाता है, वही कम हो जाता है। और जब दाब कम हो जाता है तो ये हवाएं जो होती है ये घूमकर अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से प्रायद्वीपीय भारत की ओर मुड़ जाती है, या दक्षिण पूर्व एशिया की ओर मुड़ जाती है, म्यांमार की तरफ। और जब ये इधर की ओर मुड़ जाती है तो ये कहलाता आपका वही, अभी दिशा बता दी थी मैंने आप सभी को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या कहलाता है, यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये दाब पेटी जो पढ़ रहे थे आप, विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है, ये मुख्य रूप से 0 पर होना चाहिए। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो ये कितने डिग्री, 25 से 30 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है। इसलिए
भारत का जो ये वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र इस पेटी से और ऊपर खिसकने के कारण ये वाली विषुवती पेटी समझ लो यहाँ आ गई है, तो भारत का जो दक्षिण वाली पेटी थी वो यहाँ तक आ जाएगी और ये हवाएं ऐसे चलने लगती है। और ये आप देख रहे हो, ये ऐसे चलने के कारण इसी को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्यों? यहाँ आपके हिमालय है, ये हिमालय इन पवनों को क्या करेगा, रोकेगा और वर्षा कराएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ये हवाएं किस कारण ऊपर की ओर मुड़ गई, कि ये जो विषुवती निम्न वायु दाब पेटी थी, सूर्य जब उत्तरायण में आया तो ये दाब पेटी आपके ऊपर की ओर खिसक गई है। कितने डिग्री? लगभग 25 से 30 डिग्री उत्तर की ओर। ठीक है, और जब उत्तर की ओर खिसक गई तो इसका जो निचला वाला क्षेत्र था, ये वाला मौजूद, ये क्षेत्र यहाँ आ गया आपके, और यहाँ आ गया तो जितनी हवाएं पूर्वा पवने ऐसे जा रही थी वो हवाएं भारत की ओर आकर्षित होने लगती है। क्यों आकर्षित होने लगती है? तो वही चीज़, सूर्य कर्क पर है, जून जुलाई का समय है, ग्रीष्म ऋतु है, तापमान क्या है, ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण दाब क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और जब ये हवाएं इधर से आ रही थी तो आप देखोगे यहाँ दाब क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ दाब अधिक होगा, तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी आपके। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है और इसी को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कह रहे हैं या ग्रीष्मकालीन मानसून कह रहे हैं। ये ITCZ के रूप में किसके द्वारा समझाया गया? फ्लोन महोदय के द्वारा समझाया गया, और इन्होंने यही क्षेत्र बोला, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतरा उष्ण मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, अंतर पैदा हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, और जब ये अंतर पैदा हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, तो ये दाब पेटियों का जो है ऊपर नीचे खिसक रही है। और यही रीज़न, जब वापिस क्या होता है, सूर्य दक्षिण की ओर खिसकता है, तो सूर्य दक्षिण की ओर खिसकता है तो आप देखोगे ये पेटियाँ जो है उत्तर ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसक गई थी, विषुवती निम्न वायुदाब पेटी मुख्य रूप से। ठीक है, यहाँ वाली पेटी और ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली और ऊपर चली जाएगी, आप दाब पेटियाँ पढ़ोगे तो। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये पेटियाँ ऊपर की ओर खिसक गई थी ग्रीष्म ऋतु में, तो भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के क्षेत्र में आ गया था और मानसूनी वर्षा प्राप्त कर रहा था जून जुलाई में। यही पेटियाँ जब दक्षिण की ओर खिसक जाएगी आपके कितने डिग्री, 24 से 28 डिग्री। फिर यह ध्यान रखना है, वहाँ 25 से 30 डिग्री उत्तर की ओर खिसकती है, जबकि आपके नीचे की ओर कम खिसकती है। कारण क्या है? स्थलीय भाग जो होता है ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दाब बहुत कम हो जाएगा, इसलिए पेटियाँ ज़्यादा ऊपर की ओर खिसकेगी। ठीक है, और आप भी को ये भी पता है कि दुनिया के जितने भी महाद्वीप और ज़्यादा स्थलीय भाग या ज़्यादा जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। क्यों? क्योंकि स्थल भाग ज़्यादा है और स्थल भाग गर्म और ठंडा जल्दी होता है। ठीक है, कंपैरिजन में जो जलीय भाग होता है वो धीरे ठंडा होता है, धीरे गर्म होता है, तो ये दाब पेटियाँ ज़्यादा नहीं खिसक पाएगी नीचे। लगभग 24 से 28 डिग्री, मतलब 2 डिग्री का फ़र्क रहता है लगभग। और जब 24 से 28 डिग्री की ओर खिसकेगी, और जो हवाएं आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में आई थी, हिमालय से आकर टकराकर मानसूनी वर्षा कर रही थी, वही हवाएं अब उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में कहाँ जाने लगेगी, नीचे जाने लगेगी। ये देखो, और ये नीचे जाने लगेगी, तो इसी को हम उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे। इसको ही हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे। अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून कैसे बन रही प्रक्रिया, तो आप सभी को पता है। ग्रीष्म ऋतु में दाब पेटियाँ ऊपर की ओर कर्क की ओर खिसक रही है, शीत ऋतु में नीचे की ओर खिसक रही है। ऊपर 25 से 30 डिग्री खिसक रही है, नीचे 24 से 28 डिग्री खिसक रही है। ये एस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है। और जब सूर्य देखो दिसंबर जनवरी में शीत ऋतु मतलब मकर पर है, और यहाँ मैंने स्पष्ट बता रखा है सूर्य कर्क पे। ठीक है, तो जब सूर्य की स्थिति के अकॉर्डिंग ही दाब पेटियाँ भी खिसक रही है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन आ रहा है, तापमान के अनुसार दाब में भी परिवर्तन आ रहा है। और जब ये पेटियाँ ऊपर नीचे खिसक रही है तो हवाएं ऊपर आ रही है, हवाएं नीचे जा रही है, इसी से आपके मानसून की प्रक्रिया बन रही है, और इसी को हम पूरा मानसून पढ़ रहे हैं। और मैंने बताया था अरबी भाषा का शब्द है मानसून, जिसका अर्थ भी क्या था? ठीक है, मौसम का प्रत्यावर्तन। और मौसम कैसे चेंज हो रहा है? तो हवाओं के माध्यम से मौसम चेंज हो रहा है। कौन सी हवाएं? यही मानसूनी हवाएं, मानसून से बनी है। तो ठीक है, और ये जल समीर और स्थल समीर का ही वृहत रूप है। वो केवल प्रतिदिन चल रही थी, 24 घंटे चल रही थी, ये 6-6 महीने चलती है। ये जब आती है ऊपर तो ये ग्रीष्म ऋतु का समय से पहले स्टार्ट हो जाती है, तो ये 6 महीने तो ऐसे चलती है और 6 महीने ऐसे चलती है।
अच्छे से ध्यान रखना है। तो इनमें ऋतुवत परिवर्तन होता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में ऊपर की ओर, शीत ऋतु में नीचे की ओर जाती है, ध्यान रखना अच्छे से। और जब ऊपर की ओर आती है तो वही भारत में 80% वर्षा करती है, और जब नीचे की ओर जाती है तो कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, और लगभग उससे कुछ कुछ क्षेत्र कोरोमंडल पर फिर वर्षा क्यों करेगी, आप बोलोगे समांतरी तो जा रही जैसे आ रही थी, लेकिन आप देखोगे ये वाला जो भाग है ये खाड़ी के रूप में अंदर धंसा हुआ है, तो यहाँ से क्या कर लेती है, ये जल वाष्प को ग्रहण कर लेती है और इन तटों पर गिराती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। इस खाड़ी क्षेत्र से भारत का आकार देखते हो आप तो ऐसे है, और ऐसे लिखोगे आपको और ऐसे लिखेगा, तो यहाँ का ये जलीय क्षेत्र है। जब ऐसे जाएगी तो यहाँ जलीय क्षेत्र से क्या करेगी, ये जल वाष्प को अवशोषित करेगी और यहाँ ले जाके गिरा देगी, और यही तो आपके कोरोमंडल तट है बस। तो इस प्रकार यहाँ गिराती है। तो यहाँ पर समांतर होने के बावजूद यहाँ पर जलीय क्षेत्र से जल क्षेत्र या आर्द्रता ग्रहण करके, ये जल वाष्प ग्रहण करके यहाँ गिराती है, इसलिए यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, तो ये रीज़न भी बता दिया है। ये डाउट आ रहा होगा आपके दिमाग में, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया है। ठीक है, कि यहाँ वर्षा कैसे हो जा रही है, तो यहाँ इस कारण वर्षा हो रही है कि हवाएं कुछ बंगाल की खाड़ी वाले भाग से क्या कर लेती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। ठीक है, और यहाँ क्यों गिराएगी, तो आप देखोगे यहाँ पश्चिमी घाट आ गया, इधर आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ गई हैं, और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ अनेक पढ़ते हो, हम पढ़ चुके हैं। पहाड़ियों वाला चैप्टर देख सकते हो आप, पूरा ना वीडियो में लिखा हुआ आपके, पूरा सब पहाड़ियाँ मिल जाएगी आपके यहाँ पे। वो पहाड़ियों के कारण ये हवाएं धीमी पड़ जाती है और यहाँ वर्षा कराती है। क्लियर है, तो ये आपका रीज़न भी एक है जो यहाँ पर वर्षा होने का। ठीक है, तो ये उत्तरी की ओर खिसक रही है दाब पेटियाँ, दक्षिण की ओर खिसक रही है। इन्हीं से हवाएं जो होती रही है आपके, एक तरफ ऊपर की ओर आ रही है, एक तरफ नीचे की ओर जा रही है। और ये किसके कारण हो रहा है, तो ये आपके अंतरा उष्ण कटिबंध के कारण हो रहा है। और इनसे बनी दाब पेटियाँ तो यही कहलाए अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अर्थात ITCZ सिद्धांत। और किसके द्वारा दिया गया, ये फ्लोन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। ये कौन सा सिद्धांत हुआ अपना, ये फ्लोन का सिद्धांत हुआ, अर्थात अपने परंपरागत दोनों सिद्धांत हो गए हैं। ठीक है, अब बचे हैं आपके कौन से, अभिनव सिद्धांत। अभिनव सिद्धांत अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।